हेलो फ्रेंड्स, मैं टंकेश्वर देवांगन स्वागत करता हूं वॉरियर डीटी के यूट्यूब चैनल में। आज हम अध्ययन करेंगे छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास के संबंध में। छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के सभी वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड हैं, कृपया उसे जाकर देखिए। बहुत ही डिटेल में बना है और बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से लेटेस्ट एग्ज़ाम में फंसे हुए हैं, तो उसको एक बार ज़रूर चेकआउट करें। आज हम छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास के बारे में देखें तो सबसे महत्वपूर्ण राजवंश जो निकलता है वो है आपका कलचुरी राजवंश। कलचुरी राजवंश के बारे में हम देखेंगे, लेकिन कलचुरी राजवंश के दो पार्ट हो सकते हैं। एक तो आपका दक्षिण कौशल में आने के पहले, फिर दक्षिण कौशल में आने के बाद उनकी जो कार्य हुए वो। छत्तीसगढ़ में भी दो शाखाएं थी, एक रतनपुर शाखा और दूसरी रायपुर शाखा। इसकी दो शाखाएं हुई दक्षिण कौशल में, एक हुई आपकी रतनपुर शाखा और एक हुई आपकी रायपुर शाखा। तो रायपुर शाखा के बारे में हम अध्ययन करेंगे बाद में। आज हम कंसंट्रेट करते हैं रतनपुर शाखा के बारे में, और ये रतनपुर शाखा बहुत ही लंबी है, इसके 2-3 वीडियोस बनेंगे। ये रतनपुर शाखा छत्तीसगढ़ में कैसे बनी, कलचुरियों ने यहाँ प्रादुर्भाव अपना कैसे किया, कहाँ से ये कलचुरी आए, इसके संबंध में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम देख लेते हैं कि इस वंश का एक आदि पुरुष था कृष्णराज। कृष्णराज जो कि महिष्मती, वर्तमान में महेश्वर के नाम से जानी जाती है। तो लगभग 550 से 575 के बीच इनका शासनकाल इस क्षेत्र में रहा, महिष्मती में रहा। संभवतः उन्होंने दूसरे वंश के शासकों को हराकर अपने राजवंश की स्थापना की थी, कलचुरी राजवंश। अब ये जो कृष्णराज था, इसके जो वंशज हुए वामराजदेव ने एक शाखा बनाई है ना, त्रिपुरी की कलचुरी शाखा स्थापित की। त्रिपुरी के कलचुरी शाखा का संस्थापक कौन है, तो वामराजदेव। अब इसने त्रिपुरी में स्थापित तो कर लिया, बाद में धीरे धीरे इनकी शाखा बढ़ती गई। इसी क्रम में एक शासक होते हैं कोक्कलदेव। हालांकि कोक्कलदेव ने दूसरा शाखा स्थापित नहीं किया था, लेकिन इसका जो पुत्र हुआ शंकरगण द्वितीय मुग्धतुंग, इस मुग्धतुंग को आपका रण विग्रह के नाम से जाना जाता है, और दूसरा आपका जाना जाता है प्रसिद्ध धवल के रूप में। ये इनके नाम हैं, ऐसे नामों से भी पूछा जा सकता है, तो इनके नाम याद रखना, शंकरगण द्वितीय मुग्धतुंग का, प्रसिद्ध धवल और रण विग्रह। कोक्कलदेव के 18 पुत्र थे, ठीक है, और इसने विवाह किया था चंदेल वंश की राजकुमारी से। चंदेल वंश की राजकुमारी नाम था उसका नट्टा देवी, और इनके पिता का नाम था भोजराज जो कि चंदेल वंश के थे। और अपनी पुत्री, कोक्कलदेव की पुत्री थी महादेवी, इसका विवाह किया था राष्ट्रकूट वंशीय शासक कृष्णराज द्वितीय के साथ, तो कृष्णदेव द्वितीय के साथ। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इन्होंने बहुत ही शक्तिशाली राजवंशों से अपना रिश्ता जोड़ लिया था। इसलिए इन दो राजवंशों को बिलहरी लेख में, बिलहरी जो कि जबलपुर के आसपास है, विजय के 2 स्तंभ के रूप में इन राजवंशों के संबंध को जाना जाता है। और उसी बिलहरी लेख में शंकरगण द्वितीय के विजय अभियानों का वर्णन है, जो कि जबलपुर में है। ये पॉइंट आप याद करना। देखिए होता क्या है, इसके 18 पुत्र होते हैं, तो त्रिपुरी का साम्राज्य इतना विस्तारित नहीं रहता कि सभी 18 पुत्रों को इनको साम्राज्य दिया जा सके या मंडलेश्वर भी बनाया जा सके। तो इनका जो शासनकाल रहता है 850 से 890 ईस्वी के मध्य, और ये शंकरगण त्रिपुरी के गद्दी पर बैठता है 900 ईस्वी के मध्य। शंकरगण द्वितीय सबसे बड़ा पुत्र रहता है, तो इसको राजपाट मिलता है। अब जो 17 पुत्र रहते हैं उसके लिए अलग अलग क्षेत्र मंडलेश्वर के रूप में दिया जाता है, बट इतना बड़ा क्षेत्र नहीं होने के कारण सभी को राजपाट में बिठाना मुश्किल रहता है। अब हम देखेंगे इसकी कड़ी कहाँ से जुड़ती है। अब हम देखते हैं कि ये राष्ट्रकूट वंशीय शासक इनके रिश्तेदार थे, तो इनके हर सुख दुख में जो कलचुरी शासक थे वो इसकी मदद करते थे। अब क्या हुआ कि राष्ट्रकूट वंशीय शासक कृष्णदेव द्वितीय पर आक्रमण होता है चालुक्य वंशीय शासक विनयादित्य का। चालुक्य वंश का शासक होता है विनयादित्य।
जब ये आक्रमण करता है तब इसकी मदद करने के लिए आता है शंकरगण द्वितीय मुग्धतुंग अपने सिपाहियों के साथ। जब इनका युद्ध होता है, किरणपुर में ये युद्ध होता है जिसमें कृष्णदेव की हार होती है, उसी प्रकार शंकरगण द्वितीय मुग्धतुंग भी हारा जाता है। अब जब हार जाता है तो कोक्कल देव से आदेशित होता है शंकरगण द्वितीय कि ये क्या करे, दक्षिण कौशल की यात्रा करें, विजय यात्रा करें। तो उसी क्रम में अपने 17 भाइयों को मंडलेश्वर बनाने के लिए वो विजय यात्रा करता है, दक्षिण कौशल की विजय यात्रा करता है। दक्षिण कौशल में जब विजय यात्रा करता है तो एक क्षेत्र पर ये आक्रमण करता है पाली में, पाली जो कि वर्तमान में कोरबा में है। कोरबा में आक्रमण करता है। तब इस समय इस क्षेत्र में शासन रहता है बाणवंशीय शासक, बाणवंश का शासन रहता है, इसका नाम रहता है विक्रमादित्य। यही विक्रमादित्य है जिसने पाली का शिव मंदिर का निर्माण करवाया था और प्रसिद्धि पाई थी। पाली का शिव मंदिर का निर्माण किया। पाली का शिव मंदिर जो कि बहुत ही सुंदर नक्काशी हुआ है और प्री और मेंस के दृष्टिकोण से यह मंदिर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप डिटेल से अध्ययन करना। हालांकि मैं आगे लेक्चर में इसके बारे में पूरा डिटेल से बताऊंगा। इस बाणवंशीय शासक विक्रमादित्य का शासनकाल निर्धारित किया गया है 875 से 890 ईस्वी के मध्य। तो संभवतः ये अपने राज्यकाल में आने से पहले इस क्षेत्र पर आक्रमण कर लेता है और इसमें जीत होती है शंकरगण द्वितीय मुग्धतुंग की, और इनके विजय का उल्लेख उसमें किया गया है बिलहरी लेख में। तो ये क्या करता है, इसको तो त्रिपुरी का राजपाट मिल गया है, तो ये अपने भाई को, कौन, शंकरगण द्वितीय मुग्धतुंग अपने भाई को यहाँ का राजपाट दे के ये आदेशित करता है कि महाकौशल को स्वतंत्र करे। इस प्रकार वो अपने त्रिपुरी चले जाता है। इस पर उसके भाइयों के जो वंशज रहते हैं वो इस क्षेत्र में शासन करते हैं। तो इसी क्रम में क्या होता है, 950 ईस्वी के मध्य, 900 ईस्वी में इस क्षेत्र को जीता था, लगभग 900 ईस्वी में। तो इसके जो वंशज रहते हैं इस पर आक्रमण होता है सोमवंशीय शासकों का। सोमवंशीय शासक जो कि उत्कल के रहते हैं, इसके भाई के जो वंशज रहते हैं उनको सोमवंशीय शासक हरा देते हैं। सोमवंशीय शासक हरा देने के पश्चात भी जो त्रिपुरी के कलचुरी शासक हैं वो समय समय पर इस क्षेत्र को जीतने की कवायद करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं। 970 ईस्वी के आसपास लक्ष्मण देव या लक्ष्मण राज और युवराज देव यहाँ पर आक्रमण करता है और कहा गया है बुक में कि ये क्षेत्र उसने जीत लिया था। प्राचीन छत्तीसगढ़ की बुक है, प्राचीन छत्तीसगढ़, प्यारेलाल गुप्त ने लिखा है, उसमें ये वर्णन है कि लक्ष्मण देव जीत जाता है। पर यह उल्लेखनीय नहीं है कि ये कितने समय के लिए विजित हुआ था। तो पूरी तरह से स्थायी रूप से स्थापना कलचुरी वंश की इस समय नहीं हो पाती, ना ही शंकरगण द्वितीय के भाइयों के द्वारा इस क्षेत्र में कलचुरी वंश का राज करने का उल्लेख किसी बुक में मिला है। तो आगे स्थायी स्थापना, कलचुरी वंश की स्थायी स्थापना रतनपुर में तब होती है जब त्रिपुरी में शासन होता है एक शासक कोक्कल देव द्वितीय का। कोक्कल देव द्वितीय का शासन होता है, इसको हम देखेंगे। कोक्कल देव द्वितीय का शासन होता है और उसका पुत्र रहता है कलिंगराज। उसके पहले हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं। आदि पुरुष इस वंश का रहता है कृष्णराज इस वंश का आदि पुरुष है। प्रादुर्भाव हम देखें, प्रादुर्भाव स्थल तो महिष्मती इसकी शाखा कौन सी शाखा थी, जो रतनपुर में शासन की लहोरी शाखा थी। राजधानी सबसे पहले स्थापित हुई तुम्मान में। देखिए सर्वप्रथम राजधानी कलचुरियों की छत्तीसगढ़ या दक्षिण कौशल में कहाँ थी, तो तुम्मान में। इसमें क्या होता है कि जब ये पाली क्षेत्र जीतते हैं उसके भाई और बाद में कलिंगराज जो जीतता है, तो ये जो पाली क्षेत्र था एक मैदानी क्षेत्र है, तो ये सोचते हैं कि एक पहाड़ी क्षेत्र तुम्मान में अपनी राजधानी बनाकर विभिन्न क्षेत्र जीता जाए और अपनी सुरक्षा की जाए।
तो इस दृष्टि से तुमान में राजधानी स्थापित करते हैं। उसके बाद रतनपुर में अपनी राजधानी स्थापित करते हैं। बाद में ये छुरी कोसगई में अपनी राजधानी बाहर शाह द्वारा स्थापित किया जाता है। उसके बाद फिर से राजधानी रतनपुर स्थापित की जाती है। याद रखना, जांजगीर में इन्होंने अपनी राजधानी नहीं बनाई थी। इस वंश का एक शासक था जाजल्लदेव प्रथम, उसने जांजगीर की स्थापना की थी, जाजल्लपुर की स्थापना की थी, पर राजधानी नहीं बनाई थी। उसके बाद कुल देवी के संबंध में चर्चा करें तो कुल देवी थी गजलक्ष्मी। अब हम देखिए ये राजधानी में, तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछे छत्तीसगढ़ के कलचुरियों ने, है ना, कहाँ कहाँ स्थापित की थी, तो खल्लारी और रायपुर भी आ जाएगा, रायपुर शाखा में, बट रतनपुर शाखा में तुमान, रतनपुर और छुरी कोसगई। उसके बाद उपासक थे, ये शिव के उपासक थे। राजभाषा इनकी थी संस्कृत, और ये 248 ईस्वी में संवत के बारे में देखें तो 248 ईस्वी में त्रैकुटकों का जो संवत निकाला गया था उसका यूज़ करते थे। बट 1000 ईस्वी के बाद ये अपना कलचुरी संवत बना लेते हैं, तो कलचुरी संवत का यूज़ करते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। प्रसिद्ध कवि गोपाल मिश्र, जिसने अपने खूब तमाशा में औरंगजेब के शासन की निंदा की थी, है ना, उसके शासन को बेकार बताया था। तो इस प्रकार ये फैक्ट पूरे हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि कलचुरी राजवंश में त्रिपुरी में एक शासक होता है कोक्कलदेव द्वितीय। कोक्कलदेव द्वितीय का पुत्र माना जाता है कलिंगराज। हालांकि कई अभिलेखों में इनके पिता का नाम लक्ष्मण राज मिलता है, जिन्होंने 970 ईस्वी के आसपास इस क्षेत्र पर आक्रमण किया था। तो ये कोक्कलदेव द्वितीय का पुत्र था कलिंगराज। अब ये जो कलिंगराज होता है इस क्षेत्र पर फिर से आक्रमण करता है, पाली क्षेत्र पर, जिस पर सोमवंशियों का अधिकार हो गया है। सोमवंशी यहाँ राज करते थे। सोमवंशियों को हराकर ये पाली क्षेत्र जीतकर तुम्मान को राजधानी बनाते हैं। पृथ्वीदेव प्रथम जो इस वंश का शासक था, कलचुरी वंश का शासक था, उसके शिलालेख में, उसके अभिलेख में तुम्मान जनपद विजित करने का उल्लेख है। कलिंगराज ने तुम्मान जनपद विजित किया था। कई लेखक लिखते हैं कि दक्षिण कोसल को पूरा विजित किया था, पर ये फैक्ट गलत है, आपको पूछा जा सकता है। तो तुम्मान जनपद को जीता था, और यानी पाली क्षेत्र को जीता था, तुम्मान को राजधानी बनाई थी, और तुम्मान जनपद कहा जाता था। और उसके बाद दूसरी बात यह है कि इसका उल्लेख हुआ है। इसका उल्लेख कहाँ कहाँ हुआ है? एक तो पृथ्वीदेव प्रथम के अमोदा ताम्रपत्र में, पृथ्वीदेव प्रथम का अमोदा ताम्रपत्र। दूसरा है अलबरूनी ने तहकीक-ए-हिंद बुक लिखा है, तहकीक-ए-हिंद बुक लिखा है। इसमें किसने लिखा है? अलबरूनी ने। ये भी इंडियन हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है, तहकीक-ए-हिंद बुक किसने लिखी? तो अलबरूनी ने। उसमें इसका उल्लेख है, कलिंगराज का उल्लेख है, तो इसको आप याद रखिएगा। और तीसरी बात ये थी कि इस समय किसका शासन था त्रिपुरी में? कोक्कलदेव द्वितीय का शासन था। इसका जो शासनकाल था 990 से 1020 ईस्वी के मध्य इनका शासनकाल था। और कलिंगराज का शासनकाल कहा जाए तो 1000 से 1020 ईस्वी में तुम्मान को राजधानी बनाकर शासन किया था। तो ये जो कलिंगराज रहता है छत्तीसगढ़ यानी दक्षिण कोसल के कलचुरी वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है। और जो अमोदा ताम्रपत्र है, अमोदा ताम्रपत्र में इसके विजयों का उल्लेख मिलता है, इसके पराक्रम का उल्लेख मिलता है कलिंगराज के। इसने एक मंदिर बनवाया था, मंदिर का नाम था महिषासुरमर्दिनी मंदिर, महिषासुरमर्दिनी का मंदिर। ये मंदिर का निर्माण और शासक भी करते हैं, तो आप याद रखिएगा कि महिषासुरमर्दिनी मंदिर का निर्माण इन्होंने भी करवाया था। लाफागढ़ और कई बुक में मिलता है चैतुरगढ़, तो आप विकल्प के आधार पर इसका निर्धारण करेंगे कि लाफागढ़ में कि चैतुरगढ़ में। तो इसमें
हम देख लेते हैं इसमें जो पाली है, पाली क्षेत्र वर्तमान में कोरबा में है, ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। और कलिंग राज में आपने देख लिया पाली क्षेत्र को जीता था, सोमवंशियों को हराया था, तुम्मान को राजधानी बनाई थी, कलचुरी वंश के वास्तविक संस्थापक थे, तुम्मान जनपद को जीता था। इसका उल्लेख पृथ्वीदेव प्रथम के अमोदा ताम्रपत्र में है। अलबरूनी के तहकीक इनमें इनका उल्लेख हुआ है। इन्होंने महिषासुर मर्दनी का मंदिर बनवाया लाफागढ़ या चैतुरगढ़ में। ठीक है, आगे हम इस वंश के दूसरे शासक के बारे में हम चर्चा करते हैं, जिसका नाम था कमलराज, जो कि कलिंग राज का पुत्र था। कमलराज, इसके बारे में हम देख लेते हैं। ये लगभग 25 वर्ष शासन करता है। इसका 1020 में शासनकाल समाप्त होता है कलिंग राज का, तो 1020 से 1045 ईस्वी के मध्य इसका शासनकाल रहता है। इसका अध्ययन हम करेंगे। तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि त्रिपुरी के कलचरियों के अधीन शासन करने वाले शासक कौन कौन से थे। तो ये जो कलिंग राज था और कमल राज और एक शासक और होता है, एक दो शासक और हैं जो उनके अधीन शासन करते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका साम्राज्य बहुत बड़ा हुआ नहीं था, आर्थिक रूप से भी ये उतने संपन्न नहीं रहे होंगे। जब बाद में रत्नराज का शासन आता है तब ये आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं, पर उसके पहले ये आर्थिक रूप से संपन्न नहीं थे और त्रिपुरी के कलचुरियों के अधीन ही शासन करते थे। ठीक है, तो कमलराज 1020 से 1045। तो इस समय त्रिपुरी का जो शासक था गांगेय देव इसका समकालीन था, गांगेय देव का समकालीन, ये त्रिपुरी का शासक था। अब गांगेय देव का उत्कल आक्रमण होता है, उत्कल अभियान के लिए जब जाता है तो ये कमलराज को साथ में ले जाता है। तो कमलराज अपने सैनिकों के साथ उस युद्ध में पार्टिसिपेट करते हैं और उस क्षेत्र को जीत लेते हैं। उस समय उत्कल में जो शासक था वो करवंशी द्वितीय शुभांकर था। तो इस शासक को हराकर, इससे हाथी घोड़े और बहुत सारे धन जीतकर गांगेय देव को समर्पित कर देता है, गांगेय देव को सौंप देता है। उसके बाद बहुत ही उल्लेखनीय बात होती है कि एक व्यक्ति मिलता है, साहिल्य नाम का वीर पुरुष मिलता है, जो कमलराज के साथ वापस इस क्षेत्र में आ जाता है, दक्षिण कोसल क्षेत्र में लाता है कमलराज और इसके क्षेत्र में वृद्धि करता है, ऐसा कहा जाता है। और साहिल्य के जो भी वंशज होते हैं वो इस क्षेत्र में आकर कलचुरी वंशीय शासकों की सेवा करते हैं और उसके बदले में उनको अच्छा पद दिया जाता है। ठीक है, इसी युद्ध के बाद गांगेय देव को मिलता है, गांगेय देव को त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि मिलता है, त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि मिलता है। ठीक है, तो कमलराज में मात्र इतने फैक्ट आप याद रखिएगा। गांगेय देव का समकालीन था और गांगेय देव को सहयोग किया था, बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है। उसके बाद कुछ शासक होते हैं, उसके बारे में हम देख लेते हैं। कमलराज के बाद होता है कमलराज का पुत्र रत्नदेव प्रथम। इसका जो शासन होता है वो 1045 ईस्वी से 1065 ईस्वी के मध्य रहता है। शासन होता है पृथ्वीदेव प्रथम का शासन काल होता है 1065 ईस्वी से 1095 ईस्वी के मध्य। उसके बाद शासन होता है जाजल्यदेव प्रथम शासन करता है 1095 ईस्वी से 1120 ईस्वी तक। जाजल्यदेव प्रथम के बाद शासन होता है आपका, फिर से ये स्टार्ट होता है रत्नदेव द्वितीय का। रत्नदेव द्वितीय के बाद फिर से शासन होता है पृथ्वीदेव द्वितीय। ये क्रम से चलता ही रहता है, नाम याद रखने में आपको आसानी होगी। फिर से शासन होता है जाजल्यदेव
द्वितीय का। उसके बाद शासन होता है जगदेव का। जगदेव जो कि जाजल्यदेव द्वितीय का बड़ा भाई रहता है। उसके बाद बहुत सारे शासक होते हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आज के लेक्चर में इतने शासकों के बारे में हम देख लेते हैं। रत्नदेव द्वितीय का शासनकाल होता है 1120 ईस्वी से 1135 ईस्वी के मध्य, और पृथ्वीदेव का शासन होता है 1135 ईस्वी से 1165 ईस्वी के मध्य, और जाजल्यदेव द्वितीय का शासनकाल रहता है 1165 से 1168 ईस्वी के मध्य। बहुत ही शॉर्ट टर्म का इनका राज्यकाल रहता है, इनकी मृत्यु हो जाती है, और जगतदेव फिर 1168 ईस्वी से 1178 ईस्वी के मध्य शासन करते हैं। तो अभी हम देखते हैं महत्वपूर्ण शासक रत्नदेव प्रथम के बाद प्रथम, जिसका शासनकाल था 1045 से 1065 ईस्वी के मध्य। जैसा कि हमने कलिंग राज के बारे में देखा, जिसने इस शासन अब आगे हम देखते हैं इस वंश के एक अन्य महत्वपूर्ण शासक रत्नदेव प्रथम के बारे में, जिसका शासनकाल 1045 से 1065 ईस्वी के मध्य रहता है। जैसा कि हमने देख लिया कि जो कलिंग देव था वो इस वंश का संस्थापक था, यहाँ महामंडलेश्वर के रूप में शासन करता था त्रिपुरी के कलचुरियों के अधीन। उसके बाद शासक हुआ आपका कमलराज। इन्होंने अपने जो गौत्रज थे, यानी जो त्रिपुरी के कलचुरी थे, उनके युद्ध में सहायता की थी। उसके बाद जो रत्नदेव प्रथम होता है, ये रतनपुर को आर्थिक दृष्टि से ये राजधानी स्थापित करता है। पहले तो 2 शासक होते हैं, वो तुम्मान से राजधानी बनाकर शासन करते हैं, बट रत्नदेव ऐसा शासक रहता है जो तुम्मान के साथ साथ रत्नपुर में भी शासन करता है। इसी के शासनकाल में शहर स्थापना करता है। मणिपुर नामक जो शहर था उसको परिवर्तित करके रतनपुर शहर बनाता है, रतनपुर शहर का निर्माण करता है, और इसी शहर को राजधानी के रूप में तब्दील करता है। तो रतनपुर को राजधानी सर्वप्रथम किसने बनाई थी? तो रत्नदेव प्रथम ने, जिसको रत्नराज के रूप में भी जाना जाता है। लगभग 1050 ईस्वी के मध्य इसने रतनपुर को राजधानी बनाई थी, और इसने रत्नदेव ने बहुत सारे तालाबों का निर्माण किया था, और संभवतः ये एक व्यापारिक केंद्र बन चुका था, जिसके कारण ये क्षेत्र बहुत ही समृद्ध हो गया था। यहाँ इसके शासनकाल में एक भी भिखारियों का उल्लेख नहीं मिलता, इसलिए उस समय रतनपुर को कुबेरपुर की उपाधि दी जाती थी। तो आगे हम देखते हैं कि इनके विवाह के संबंध में। इनका जो विवाह हुआ था, कोमोमंडलम के जो अधिपति थे वज्जुक, या जिसे वजुवर्मा भी कहा जाता है, उसकी पुत्री नोनल्ला से हुआ था। उसके बाद क्या होता है, वज्जुक या वजुवर्मा का कोई उत्तराधिकारी नहीं होने के कारण ये कोमोमंडलम क्षेत्र रत्नदेव प्रथम को मिल जाता है। तो इसके शासनकाल में कोमोमंडलम क्षेत्र कलचुरी राजवंश में शामिल हो गया था। कोमोमंडलम वर्तमान में छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिमी भाग यानी पेंड्रा क्षेत्र को कहा जाता है। उसके बाद मैंने बताया शहर स्थापना हुई थी 1050 ईस्वी के मध्य। बहुत सारे तालाब निर्मित होने के कारण रतनपुर को तालाबों की नगरी भी कहा जाता है, और तालाबों के साथ साथ मंदिरों की नगरी जो है, आरंग जो है मंदिरों की नगरी है, प्लस अगर कहा जाए तालाबों प्लस मंदिरों की नगरी अगर पूछे तो वो रतनपुर है। पीएससी में आंसर दिया जा चुका है। मंदिर, तो इन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया। एक महामाया मंदिर रतनपुर में 1050 ईस्वी के मध्य करवाया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद दूसरी बात, इसने महिषासुर मर्दनी मंदिर का निर्माण करवाया था लाफागढ़ में। जैसा कि हमने देख लिया था कि जो आपका प्रथम शासक था कलिंगराज ने भी महिषासुर मर्दनी मंदिर का निर्माण करवाया था लाफागढ़ में। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके विजय के संबंध में, तो ये सिरपुर का एक शासक था उद्योग केसरी, जिसको महाभवगुप्त द्वितीय भी कहा जाता है, सोमवंशीय शासक था। उसको हराकर सिरपुर क्षेत्र पर अपना विजय अभियान चलाता है। 1055 ईस्वी के आसपास ये विजय अभियान करता है। इसके संबंध में कुछ फैक्ट है कि इसने यश नामक एक वैश्य को नगर श्रेष्ठी का पद प्रदान किया था। ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाता है, क्योंकि उस काल में क्षत्रिय और ब्राह्मण को छोड़ किसी भी कुल को पद ऐसा नहीं दिया जाता था। तो यश नामक वैश्य को नगर श्रेष्ठी का पद प्रदान किया जाता है। इसके संबंध में सामाजिक संरचना में एक चीज़ आप जोड़ सकते हो कि इसमें
ब्राह्मण और क्षत्रिय के साथ साथ वैश्यों को भी अधिकार दिया जाता था, है ना, शासन में भागीदारी ली जाती थी। फिर तुम्मान से शासन करने वाला अंतिम शासक था, जैसा कि कलिंग राज और कमल राज ने तुम्मान से राजधानी बनाकर शासन किया था, लेकिन इसने तुम्मान के साथ साथ रतनपुर में अपना शासन किया। तो तुम्मान से शासन करने वाला अंतिम शासक था। साथ ही साथ पृथ्वीदेव प्रथम का जो अमोदा ताम्रपत्र में है इसका उल्लेख मिलता है। इसके बाद जो शासक होगा वो पृथ्वीदेव प्रथम होगा। इसके संबंध में एक फैक्ट और है कि ये जो महामाया मंदिर है वो महिषासुर मर्दनी मंदिर है ना, महिषासुर मर्दनी मंदिर लाफागढ़ में स्थापित इसका प्रतिरूप माना जाता है महामाया मंदिर। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। तो आगे हम देखते हैं पृथ्वीदेव प्रथम का शासनकाल। उसके पहले रत्नदेव के कुछ और फैक्ट देख लेते हैं कि तुम्माल से सबसे लास्ट में शासन करने वाला जो शासक था, सबसे अंतिम शासक तुम्माल से शासन करने वाला रत्नदेव प्रथम था। जैसा कि मैंने बताया कि इसने अपने शासनकाल में बहुत सारे तालाबों का निर्माण करवाया था और संभवतः उस समय व्यापार भी बहुत अच्छा रहा होगा कलचुरियों का, जिसके कारण से ये जो क्षेत्र था कुबेरपुर की संज्ञा इसको दी गई थी। कुबेर का अर्थ होता है धन के देवता, यानी कि वो जो क्षेत्र था रत्नपुर क्षेत्र था वो समृद्ध हो गया था और बहुत सारे तालाब बनवाने के कारण सिंचाई सुविधा भी समृद्ध हो गई थी, जिसके कारण से ये कहा जा सकता है कि कृषि की पैदावार भी बहुत अधिक हो गई। यानी कि उस समय जो रहा होगा कृषि पर ज़्यादा निर्भर रहा होगा, है ना। तो हम देखते हैं फिर आगे हम देखें कि ये जो तालाबों की नगरी है इसी कारण से रतनपुर को तालाबों की नगरी कहा जाता है। और मंदिरों की नगरी अगर हम कहें तो आरंग को कहा जाता है जो रायपुर ज़िले में है। और तालाब प्लस मंदिरों की नगरी अगर कहा जाए तो वो रतनपुर को कहा जाएगा। पूछा गया क्वेश्चन है, तालाब प्लस मंदिरों की नगरी रतनपुर को कहा जाता है। उसके बाद हम देखें कि रत्नदेव ने वंकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था तुम्मान में। उसी प्रकार रत्नेश्वर मंदिर का निर्माण भी उन्होंने तुम्मान में करवाया था। दोनों शिव मंदिर ही थे, है ना। उसके बाद इन्होंने बहुत सारे आम्रवन लगवाए थे, तालाब बनवाए थे, मंदिर वगैरह बनवाए थे, है ना। तो ये है। उसी प्रकार रतनपुर के बारे में जाने कि रतनपुर को कहा जाता है चतुर्युगीपुरी। अब ये चतुर्युगीपुरी कहने का अर्थ ये है कि ये चारों युग में विद्यमान था, सतयुग, कलयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, सब में। तो हम देख लेते हैं कि अलग अलग युगों में इसका नाम कौन कौन सा था। तो महाभारत काल या सतयुग में इसे मणिपुर कहा जाता था, है ना। महाभारत काल सतयुग में इसे मणिपुर कहा जाता था। त्रेता युग में जो राम जब जन्म लिए त्रेता युग चल रहा था तो उसमें मणिकपुर कहा जाता था, मणिकपुर। उसी प्रकार द्वापर युग जिसमें कृष्ण पैदा हुए उसमें इसको हीरापुर कहा जाता था, है ना। और कलचुरी वंश के शासनकाल में इसे रत्नपुर कहा जाता था, है ना, रत्नपुर कहा जाता था। और वर्तमान में इसे रतनपुर कहा जाता था। अगर कहें कि कलचुरी वंश के शासनकाल में इसे रत्नपुर साथ ही साथ कुबेरपुर भी कहा जाता था। और अन्य नाम इसका चतुर्युगीपुरी है, चारों युग में विद्यमान था। ठीक है, तो ये सभी फैक्ट आप याद रखिएगा। उसके बाद एक जो फैक्ट है कि कलचुरी काल का जो इतिहास है वो 1000 ईस्वी से आपका 1741 ईस्वी रतनपुर शाखा का ये शासनकाल था। उसके बाद पृथ्वीदेव प्रथम के बारे में देखें तो इनका शासनकाल था 1065 से 1095। कहा जाता है कि ये 21,000 ग्रामों को जीत लिया था, 21,000 ग्रामों का स्वामी था। तो इसने उपाधि धारण की सकल कोसलाधिपति, यानी पूरे कोसल का स्वामी, पूरे कोसल का अधिपति, ऐसी उपाधि इन्होंने धारण करी। इसका जो वर्णन है वो पृथ्वीदेव प्रथम के अमोदा ताम्रपत्र में है। इनका एक ताम्रपत्र मिला है अमोदा में जिसमें इसका उल्लेख है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने एक और उपाधि धारण करी प्रचंड कोसलाधिपति की। अन्य ताम्रपत्रों में ये लिखवाता है समाधि गता से स्पंच और महामंडलेश्वर, ये इनके अन्य नाम हैं। महामंडलेश्वर कहने का अर्थ ये होता है कि त्रिपुरी में
जो शासक थे, त्रिपुरी के कलचुरी शासक थे, उनके मंडलेश्वर के रूप में ये शासन करते थे, उनके अधीन शासन करते थे। तो कलिंगराज, कमलराज, आपका रत्नदेव, पृथ्वीदेव ऐसे शासक थे जो कलचुरियों के अधीन शासन करते थे, त्रिपुरी के कलचुरियों। जाजल्यदेव प्रथम के बारे में देखेंगे, हालांकि इनका थोड़ा शासनकाल उनके अधीनता में गुजारा, बाद में इनकी अधीनता को अस्वीकार कर दिया था। निर्माण को हम देखें तो इन्होंने पृथ्वी देवेश्वर का शिव मंदिर बनवाया था तुमान में, ठीक है। उसके बाद इन्होंने वंकेश्वर मंदिर में चतुष्किका का निर्माण करवाया। वही वंकेश्वर मंदिर जिसका निर्माण रत्नदेव प्रथम ने करवाया था, वो शिव मंदिर था तुमान में, तो वहाँ चतुष्किका यानी कि 4 खंभों वाले मंडप का निर्माण उन्होंने यहाँ करवाया था। उसी उपलक्ष्य में उन्होंने एक ग्राम दान में दिया था। इन्होंने एक किले का निर्माण करवाया था जो चित्तौड़गढ़ या लाफागढ़ में है। तो ये जो किला है उसमें 3 दरवाजे हैं, जिसके संबंध में पूछा गया है कि मेनका दरवाज़ा, सिंह दरवाज़ा और हुकारा दरवाज़ा। 3 दरवाजे हैं, मेनका, सिंह और हुकारा दरवाज़ा। उसके बाद इन्होंने रतनपुर में एक विशाल सरोवर का निर्माण करवाया। कहा जाता है ये समुद्र के समान वृहद, मतलब बहुत विशाल था, तो विशाल सरोवर का निर्माण करवाया। इनकी रानी का नाम था राजल्ला, मंत्री का नाम था विग्रहराज और सोढ़देव। ये जो विग्रहराज होता है जाजल्यदेव प्रथम के शासनकाल में संधि विग्रहक यानी कि विदेश मंत्री बनता है। और इसके संबंध में ये देखें कि जो साहिल आया था कमलराज के शासनकाल में, जिसको जब वो गांगेय देव के विजय अभियान में निकला था, गांगेय देव के साथ विजय अभियान में उत्कल क्षेत्र में, तो साहिल लाया था। तो साहिल के जो वंशज थे इनके राज्य क्षेत्र में बहुत वृद्धि करते हैं। इनका साम्राज्य विस्तार में देखें तो 2 इनके सामंत हुए, जयदेव और देवसिन्हा। जयदेव ने डांडोरा क्षेत्र जीता और देवसिन्हा ने कोमोमंडलम। ये डांडोरा क्षेत्र है, ये सरगुजा कहलाता है वर्तमान में, और कोमोमंडलम वर्तमान में पेंड्रा कहलाता है, ठीक है। तो पृथ्वीदेव प्रथम के शासनकाल के संबंध में सिर्फ इतना ही देखते हैं। उसके बाद रानी राजल्ला और राजा पृथ्वीदेव प्रथम, है ना, इन दोनों का पुत्र था जाजल्यदेव प्रथम, जिसका शासनकाल 1095 से 1120 ईस्वी के लगभग रहता है। लगभग ये 25 वर्ष शासन करता है। इसके शासनकाल में राज्य का व्यापक विस्तार होता है ना। राज्य का व्यापक विस्तार, इसका जो साम्राज्य रहता है उत्तर में अमरकंटक से लेकर दक्षिण में गोदावरी तक इसका साम्राज्य विस्तारित हो जाता है। इन्होंने अपने विजयों का उल्लेख करवाया है रतनपुर शिलालेख में। रतनपुर शिलालेख में विजयों का उल्लेख करवाया है, जिसमें उन्होंने कुछ क्षेत्र बताए हैं। एक तो वैरागर, दूसरा वर्तमान में जो लांजी है वो लाजिका कहलाता था। भांडर का उल्लेख है जो वर्तमान में महाराष्ट्र में भंडारा कहलाता है। खिमिडी जो वर्तमान में गंजाम जिले में है आंध्र प्रदेश। दंडकपुर जो बंगाल में है मिदनापुर जिले में, और तलहारी मंडल, इन सभी क्षेत्रों को इन्होंने जीत लिया था। साथ ही साथ इन्होंने मल्हार क्षेत्र को सर्वप्रथम जीता था, है ना। मल्हार क्षेत्र को सर्वप्रथम जीता था, ये है मल्हार क्षेत्र को सर्वप्रथम जीतने वाला कलचुरी शासक था जाजल्यदेव प्रथम। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण विजय होती है सोमेश्वर देव के विरुद्ध। सोमेश्वर देव एक छिंदक नागवंशी शासक था जिसकी राजधानी चक्रकोट थी। ये पृथ्वीदेव प्रथम के शासनकाल में यानी कि जाजल्यदेव प्रथम के पिता के शासनकाल में दक्षिण कोसल पर आक्रमण करता है और उसके कुछ क्षेत्र जीत लेते हैं, और कलचुरियों को बहुत ज़्यादा ये परेशान करके रखा रहता है, जिसके कारण इसको सबक सिखाने के लिए जाजल्यदेव प्रथम इसकी राजधानी पर आक्रमण करता है और उसकी राजधानी चक्रकोट को पूरी तरह से जला देता है। जलाने के बाद इनके सोमेश्वर देव को उनकी रानी और मंत्रियों समेत इनको कैद कर लेते हैं और इनके बहुत सारे सैनिक इसमें मार देते हैं। उसके बाद जो जाजल्यदेव प्रथम रहता है, इनकी माता के कहने पर, गुंड महादेवी के कहने पर सोमेश्वर देव और उनके रानी और मंत्रियों समेत छोड़ देते हैं। तो जाजल्यदेव प्रथम या कलचुरी राजवंश के संबंध में एक जो चरितार्थ होता है कि वो स्त्रियों का सम्मान करते थे। तो अगर आपको पूछे कि सामाजिक स्थिति में एक पॉइंट आप जोड़ सकते हो कि स्त्रियों का बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे, और हम देखेंगे कि कलचुरी राजवंश का जो अंत होता है वो महिलाओं के निर्णय के बाद ही होता है। तो हम देख सकते हैं कि कलचुरी राजवंश में महिलाओं का बहुत ही अच्छा स्थान था। उसके बाद हम देखें कि नंदावली और कुक्कुट के जो शासक थे
वो इसकी अधीनता स्वीकार करके इसको कर देते थे, जाजल्लदेव प्रथम को कर देते थे। तो बहुत सारे क्षेत्रों में इनका शासन स्थापित हो गया था, बहुत सारे इसके करद राज्य भी हो गए थे। ये भुजबल जो था ये उत्कल का शासक था, भुजबल उत्कल का शासक था। तो ये भी इनके ऊपर भी ये आक्रमण करते हैं और भुजबल को हरा देते हैं। उसके बाद जैसा मैंने बताया कि मल्हार क्षेत्र को प्रथम बार जीतने वाला शासक था जाजल्लदेव प्रथम। और सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट इसके संबंध में सिक्का है। जैसे मैंने बताया कि जो कोई शासक होता है अपनी स्वतंत्रता प्रदर्शित करने के लिए कि वो किसी के अधीन नहीं है, वो सिक्का जारी करता है। जैसे जाजल्लदेव प्रथम ने किया था, सोना और तांबे का सिक्का जारी किया। तो सोने से ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि इसका जो राज्य था बहुत ही समृद्धशाली था, बहुत ही आर्थिक रूप से सशक्त था, इसलिए सोने का सिक्का इन्होंने चलाया था। सोने के सिक्के की खास बात यह थी कि इसके अग्रभाग में श्रीमद जाजल्लदेव अंकित होता था, अग्रभाग में बड़े बड़े अक्षरों में अंकित होता था, और उसके पश्च भाग में गज शार्दूल लिखा होता था। ये गज शार्दूल संभवतः गंग राजाओं पर विजय जो प्राप्त किया था उसके लिए उन्होंने गज शार्दूल अंकित करवाया था, और यही गज शार्दूल इनकी उपाधि भी थी। गज शार्दूल यानी कि गज यानी हाथी है ना, शार्दूल यानी शिकारी, यानी गज का शिकारी, हाथियों का शिकारी। उसके बाद जो तांबा है, तांबा का सिक्का जारी किया था, इसमें हनुमान की आकृति अंकित करवाई थी, जैसे चंदेल शासक अंकित करवाते थे। उसके बाद इन्होंने एक शहर की स्थापना करवाई थी, जाजल्लपुरी, जो वर्तमान में जांजगीर के नाम से जानी जाती हैं। और प्रतिवर्ष इसी के उपलक्ष्य में जाजल्लदेव महोत्सव का आयोजन होता है जांजगीर में। ठीक है, तो आगे हम और देखते हैं जाजल्लदेव प्रथम के बारे में। तो जाजल्लदेव ने एक मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, पाली के शिव मंदिर का। इसके दीवार और स्तंभ में इसने लिखवाया था श्रीमद जाजल्लदेव दिवस्य कीर्ति है, ये जो मैंने बता दिया था। पाली के शिव मंदिर का निर्माण करता था बाणवंशीय शासक विक्रमादित्य, जिसको शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग ने हराया था। अब आगे हम चलते हैं। इसने एक मंदिर का निर्माण करवाया जांजगीर में, एक विष्णु मंदिर जो नकटा मंदिर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये जो मंदिर है उसमें जो मूर्ति रखी हुई है उसका सिर कटा हुआ है, नकटा मंदिर। इसने एक अपूर्ण और मूर्ति विहीन मंदिर का निर्माण करवाया था जांजगीर चांपा में, और ये जो मंदिर है भीमा नामक तालाब के किनारे है। इसके बारे में हम देखें तो इसके दीवार में दशावतार की मूर्तियां हैं। ठीक है, इसके कोने कोने में स्त्रियों और किन्नरियों की मूर्ति बनी हुई है। इसके पश्चिमी दीवार की पीठ पर है ना सूर्य देव की मूर्ति बनी हुई है। इसके द्वार पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश की मूर्तियां लगी हुई है। और सबसे मेन बात यह है कि इसमें विष्णु जी की मूर्ति जो है 9 ग्रहों के मध्य सुशोभित है ना। तो ये जो मंदिर है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। भीमा नामक तालाब के किनारे है, अपूर्ण मूर्ति विहीन है, दीवार पर दशावतार की मूर्ति है, कोनों में स्त्रियों और किन्नरियों का मूर्ति बना हुआ है, पश्चिमी दीवार के पीठ पर सूर्य देव की मूर्ति है, द्वार पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश है, और जो विष्णु की मूर्ति है वो 9 ग्रहों के मध्य सुशोभित है। इसके बाद हम देखें कि इसने रतनपुर शिलालेख में इसके कवि हैं वो लिखते हैं ब्रूस सहिदृशा क्षितिपति दृष्टया छितो वास्रुत, यानी कि कहने का अर्थ यह है कि आपने क्षितिज में और पृथ्वी में क्या ऐसा शासक देखा है। इसके पराक्रम के संबंध में ये वर्णन करता है कि बहुत ही पराक्रमी शासक हैं, और वास्तव में जो जाजल्लदेव प्रथम था अपने राजवंश का सबसे शक्तिशाली और महापराक्रमी राजा था। ठीक है, उसके बाद सबसे एक मेन पॉइंट है कि ये अपने अंतिम समय में मकर ध्वज नामक एक योगी के साथ तीर्थाटन में जाते हैं और वहाँ से कभी वापस नहीं आते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। अब आगे देखें कि जाजल्लदेव प्रथम की रानी का नाम था लाछल्ला देवी, गुरु का नाम था रुद्रशिव, और उसी बुक में प्राचीन छत्तीसगढ़ प्यारेलाल गुप्त की बुक में लिखा है, एक जगह रुद्रशिव दूसरी जगह सदाशिव इनके गुरु का नाम मिलता है। रतनपुर शिलालेख में इसके गुरु के संबंध में लिखा है कि जो सदाशिव है वो शैवागम में ही नहीं वरन दिव्यानागादि के बौद्ध दर्शन ग्रंथों में पारंगत हैं, यानी कि इनके जो गुरु रहते हैं वो बहुत ही विद्वान रहते हैं, न ही शैव मत के साथ साथ ये बौद्ध दर्शन ग्रंथों के भी ज्ञाता रहते हैं।
फिर संधि विग्रहराज जो पृथ्वीदेव प्रथम के शासनकाल में मंत्री रहता है, वो संधि विग्रहक विदेश मंत्री बनता है। इसका एक और मंत्री का उल्लेख मिलता है पुरुषोत्तम देव का। सेनापति रहता है जगतपाल, जिसका उल्लेख रतनपुर शिलालेख में है। देखिए, जाजल्य देव इतना महाप्रतापी राजा था कि उसकी कीर्ति पूरे क्षेत्र में फैल गई थी। तो जो कन्नौज का राजा था गाहड़वाल, जेजा भुक्ति बुंदेलखंड के चंदेल शासक थे, और इनके जो गौत्रज थे, गौत्रज यानी कि जो त्रिपुरी के कलचुरी शासक थे, वो इनसे मित्रता करने के लिए आतुर रहते थे। उन्हें समय समय पर उपहार भेजा करते थे जाजल्य देव फर्स्ट के। तो जाजल्य देव फर्स्ट बहुत ही महत्वपूर्ण शासक रहता है, बहुत ही महापराक्रमी शासक रहता है। इसके शासनकाल में इसके क्षेत्र का विस्तार होता है कलचुरी शासक का। हालांकि ये फैक्ट आप माइंड में मत लाइएगा कि जाजल्य देव फर्स्ट के शासनकाल में सबसे अधिक क्षेत्र का विस्तार था, और आगे शासक आएंगे जिन्होंने क्षेत्र का अधिक विस्तार कर लिया था। ठीक है, तो इसके पहले पृथ्वीदेव प्रथम के शासनकाल में एक और मैं पॉइंट ऐड करूंगा कि पृथ्वीदेव प्रथम जो था वो वंकेश्वर महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। वंकेश्वर महादेव का जो मंदिर बनवाया था रत्नदेव प्रथम ने बनवाया था, जैसा मैंने बताया है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। आगे